important topic under CRPC, that is remand. Remand provisions. Remand provisions defined हैं section 167 CRPC में. ये बेसिकली आपके दो टाइप के रिमांड्स होते हैं. एक होता है आपका पुलिस रिमांड, एक होता है जुडिशियल रिमांड. इसको हम पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी भी कह सकते हैं. आइए पढ़ते हैं सेक्शन 167 क्या कहता है. 167 बात करता है प्रोसीजर अंडर when investigation cannot be completed within 24 hours. ओके, अब इसमें क्या है. When any investigation relating to an offense cannot be completed within 24 hours of arrest of the concerned person, जब 24 घंटे के अंदर अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है, तब यह इन्वेस्टिगेशन डन ईदर बाय ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर. जो इन्वेस्टिगेशन कमेंस की जाती है वो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन या फिर सब इंस्पेक्टर रैंक का कोई पुलिस ऑफिसर ही कंडक्ट करता है वो इन्वेस्टिगेशन. The arrested person to be produced before the nearest judicial magistrate within 24 hours from the time of arrest, जो कि हम लोगों ने सेक्शन 57 CRPC में भी पढ़ा था. तो अगर आपको रेफर करना हो डिटेलिंग के लिए तो सेक्शन 57 CRPC आप रेफर कर सकते हैं. The judicial magistrate before whom accused is brought may or may not possess the jurisdiction to try that particular case. जरूरी नहीं है कि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन का ही हो. उस केस को ट्राई करने के लिए किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जा सकता है, क्योंकि लेटर पूरी फाइल पूरी डिटेलिंग सब रिस्पेक्टिव जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन है, जिसका अपना पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है उस केस को ट्राई करने का, उसी के पास सबमिट कर दिया जाएगा. द जुडिशियल मजिस्ट्रेट विल सेंड द एक्यूज्ड टू कस्टडी एज इट थिंक्स फिट बट नॉट एक्सीडिंग 15 days. 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी होती है, 15 दिन से ऊपर की नहीं होगी अनटिल अनलेस आप रिमांड को एक्सटेंड कराने के लिए एप्लीकेशन नहीं डाल रहे हैं तो. ओके, नो jurisdiction to try the case or commit for trial and considers further detention unnecessary, जो कि उसने अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था 15 दिन का डिटेंशन दिया था. उसके बाद अगर फर्दर डिटेंशन अननेसेसरी डीम कर रहा है वो मजिस्ट्रेट, तब then the accused will be forwarded to a magistrate having same jurisdiction, क्योंकि उसके बाद फिर वो पर्टिकुलर accused को जुडिशियल मजिस्ट्रेट कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उसको ट्राई करने का. उसके बाद वो फर्दर रिमांड दे ना दे, कस्टडी दे ना दे, वो उनका अपना आउटलुक है. इफ मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट फर्दर कस्टडी इज रिक्वायर्ड देन इट विल बी ग्रांटेड. और अगर मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि फर्दर कस्टडी अगर रिक्वायर्ड है तो ग्रांट कर दिया जाएगा. टू नोट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग समझते हैं. आइए, नो मजिस्ट्रेट इज ऑथराइज्ड टू ग्रांट कस्टडी ऑफ एक्यूज्ड एक्सीडिंग पीरियड ऑफ 90 days एंड 60 days. इसमें हम लोग ये इसका मतलब ये समझते हैं कि 90 days और 60 days ये दो डेट्स ऐसी हैं, ये दो टाइम पीरियड, ये दो लिमिटेशन पीरियड का मतलब ये है कि जब हम आईपीसी में पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस, तो उसके साथ साथ उसकी पनिशमेंट्स भी मेंशन्ड होती हैं कि अलग अलग टाइप के ऑफेंसेस हैं, उनकी अलग अलग टाइप की उनकी पनिशमेंट्स हैं. तो जिस ऑफेंस की पनिशमेंट अगर डेथ पेनल्टी है, लाइफ इम्प्रिजमेंट है या मिनिमम 10 साल की सजा है, उन ऑफेंसेस के लिए 90 डेज का टाइम पीरियड रखा गया है. पुलिस ऑफिशियल्स को 90 डेज के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी होगी और फाइनल रिपोर्ट चार्जशीट जो भी है वो सबमिट करना होगा सेक्शन 173 के तहत, और सेक्शन 173 क्लॉज 9 के तहत जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सबमिट करना होगा. और वहीं अगर वो ऑफेंसेस जिनकी पनिशमेंट 10 साल के अंदर अंदर है, उन उस केसेस में पुलिस ऑफिशियल्स के पास 60 दिन का टाइम होता है, 60 डेज का अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करने का. इन्हीं दो 90 डेज और 60 डेज के टाइम पीरियड तक एक पर्टिकुलर एक्यूज्ड का एक्सटेंशन अगर जरूरी होगा, इफ नेसेसरी होता रहेगा रिमांड के फॉर्म में. लेकिन अगर 90 डेज और 60 डेज के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं हो पाई, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सेक्शन 167 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए के तहत दैट पर्टिकुलर एक्यूज्ड विल बी एंटाइटल्ड फॉर डिफॉल्ट बेल.
और वो सिर्फ उसका स्टैट्यूटरी राइट नहीं होगा, वो उसका फंडामेंटल राइट भी होगा अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। वो इसलिए क्योंकि कंपिटेंट पुलिस ऑफिशियल्स फेल कर गए अपनी ड्यूटीज को टाइमली परस्यू करने में, तो उसका हर्जाना एक्यूज्ड क्यों भुगते, क्यों एक्यूज के ह्यूमन राइट्स, लीगल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन हो। Right should be on the cost of the accused or the person who is under question. Okay, so इस प्रोविजन का मतलब ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इनको स्टडी करिएगा। फेलिंग टू विच एक्यूज शैल बी एंटाइटल्ड फॉर बेल एंड फर्निशेस बेल बॉन्ड एंड श्योरिटी। ओके, मैंने आपको अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया कि डिफॉल्ट बेल के लिए एंटाइटल्ड हो जाएंगे accused. Such bail will be considered not only a statutory right, rather that it becomes a fundamental right too. This bail is treated as default bail under section 167 clause 2 subclause 2. Okay, accused to be produced physically or through electronic video linkage at time of remand, custody extension. Physical production of accused is mandatory as and when needed. His presence cannot be dispensed with until unless exceptional circumstances. यानी कि accused जब अरेस्ट किया जाता है उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, उसके बाद उसको रिमांड मिलती है। वो रिमांड जब खत्म होती है तो और एक्सटेंशन की जरूरत होती है तो फिर से उसे पेश किया जाता है, और ऐसे चलता है। जब जब कोर्ट चाहेगा तब तक फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ एक्यूज्ड मैंडेटरी होगा। उसका फिजिकल प्रोटेक्शन तब तक लेट गो नहीं किया जाएगा जब तक कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस ना हो। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ होल क्रिमिनल ट्रायल ये सब चीजें चलेंगी। बेल होने के बाद भी डेट्स पे एक्यूज्ड को आना होता है। ओके, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कैन नॉट ऑथराइज द कस्टडी ऑफ एक्यूज्ड टू पुलिस अनलेस ऑथराइज्ड बाय हाई कोर्ट। जो जेएम सेकंड क्लास होगा उसके पास पावर नहीं है कि वो एक्यूज को पुलिस कस्टडी में सेंड कर सके अनटिल अनलेस हाई कोर्ट ने उसे ऑथराइज ना कर रखा हो। ओके, इन केस ऑफ वुमेन अंडर 18 इयर्स ऑफ एज, जो कि वुमेन है अंडर 18 इयर्स ऑफ एज की, जो कि जुवेनाइल है, एक्यूज्ड है अगर वो, द कस्टडी इज टू बी अंडर रिमांड होम्स और रिकॉग्नाइज सोशल इंस्टीट्यूशंस। जैसे हम लोग अगर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000 पढ़ते हैं तो उसमें ये सब चीजें डिटेलिंग में रहती हैं कि जो जुवेनाइल्स होते हैं, जुवेनाइल ऑफेंडर्स होते हैं, जिनको हम लोग जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ भी कहा जाता है, उनको किस हिसाब से उनका ट्रायल चलेगा या किस हिसाब से उन्हें ट्रीट किया जाएगा, उस हिसाब से उनका पूरा डिस्क्रिप्शन उस एक्ट में, जेजे एक्ट में दिया है। तो अगर आपको थोड़ा वैसे पढ़ना है तो जेजे एक्ट भी आप रेफर कर सकते हैं। पर यहाँ की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, 18 साल से कम की जो महिलाएं हैं, जो कि एक्यूज है पर्टिकुलर ऑफेंस की, उसको रिमांड होम्स और रिकॉग्नाइज सोशल इंस्टीट्यूशंस में रखा जाएगा। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन और द पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन in judicial magistrate, if judicial magistrate is not present, then will transmit the accused to the nearest magistrate, जो कि executive magistrate होगा, upon whom powers of judicial magistrate, metropolitan magistrate are conferred। इसका मतलब ये है कि जब कोई केस कमिट होता है, जब कोई ऑफेंस कमिट होता है, तो जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होता है या जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करना होता है। ठीक है, एक्यूज्ड को, चाहे वो कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, कोई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बाद में तो फिर जो कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन का जहाँ पे ट्रायल चल रहा है उसके पास तो रिपोर्ट पूरी चली जाती है, वो कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है उसके यहाँ उस पर्टिकुलर एक्यूज्ड को प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, the executive magistrates after quoting reasonable reasons will award the detention of the accused for a period not exceeding 7 days and upon completion released on bail। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपना रीजनेबल रीजंस कोट करते हुए कि क्यों वो डिटेंशन में भेज रहे हैं, लीगल डिटेंशन में उस पर्टिकुलर एक्यूज्ड को, करते हुए 7 दिन का रिमांड दे देते हैं, और उसके बाद वो कंप्लीट होने के बाद उसे बेल पे भी रिलीज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट इफ एन ऑर्डर फ्रॉम अ competent magistrate comes requiring the further detention of accused, he will be detained further, provided that यानी कि
अगर कंपिटेंट मजिस्ट्रेट के द्वारा उनके तरफ से उसका रिमांड को एक्सटेंड कराने के ऑर्डर्स आ गए तो फर्दर उसका रिमांड अकॉर्डिंगली एक्सटेंड कर दिया जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ कंप्लीट डिटेंशन जो होगा, जो आपने अभी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा 90 डेज 60 डेज के उसमें अंतराल में, वो पूरा इक्वली कैलकुलेट किया जाएगा, चाहे भले वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से रिमांड में गया हो या वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से रिमांड में गया हो, वो इक्वल कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, प्रोवाइडेड दैट द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट shall before expiry of detention period shall forward the important documents of the cases and other necessary data to the judicial magistrate। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, रिमांड पीरियड खत्म होने से पहले, जो पूरा डिटेंशन पीरियड खत्म होने से पहले जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है रिलेटिंग टू द केस, वो सब जो कंपिटेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। मजिस्ट्रेट विल रिकॉर्ड देयर रीजंस इन राइटिंग फॉर ग्रांटिंग कस्टडी वेदर इट बी पुलिस और जुडिशियल कस्टडी। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उन्हें अपना रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी ग्रांट करने के लिए। ओके, कि वो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। Any magistrate making such orders shall forward a copy to the chief judicial magistrate quoting reasonable reasons। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वो सारा प्रोसीजर करने के बाद, कोटिंग रीजनेबल रीजंस के बाद कि वो रिमांड क्यों दे रहे हैं और या क्यों नहीं दे रहे हैं, फिर वो एक कॉपी फॉरवर्ड कर देंगे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। ओके, सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ रिमांड प्रोविजंस अंडर सेक्शन 167।